अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले बात कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू 70th बीपीएस। आई मीन दिस इज, अगर सोर्सेस आप लोगों के सही हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सोर्सेस से सुना है, अगर सोर्सेस आप लोगों के सही हैं, अगर आपके सोर्सेस सही हैं, so this year is supposed to be the one of the highest vacancies of BPSC, right? This year will be one of the highest vacancies, right? है ना? हेलो, हाँ। और तो दिस ईयर विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज इन यूपीएस इन बीपीएससी, राइट? तो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? क्या स्ट्रेटजी है सर? अगर आपका इस साल नहीं होगा ना तो बहुत मुश्किल है सर। इतना सीट तो फिर अगले 5-7 साल तक नहीं आएगा, तब तक तो आपके शादी वादी बच्चे बच्चे सब हो जाएंगे। तो बताइए क्या क्या स्ट्रेटजी है? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी सर? हाउ वुड यू क्लियर योर एग्जाम? क्या स्ट्रेटजी है? कुछ तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर आपकी, है? प्रायोरिटीज, राइट? सबसे ज्यादा सेक्शन होता है हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, और करंट अफेयर का बहुत थोड़ा बहुत बिहार स्पेशल है। अगर ये 3-4 पे आपका कमांड है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता आपका। देन इन एरियाज को बहुत मजबूत रखना है। आई वुड रिकमेंड कि साइंस एंड टेक के लिए गो टू द एनसीईआरटीज 6 to 10th, समझे? एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6 to 10th, ज्यादा नहीं, 11-12 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6वीं से लेके 10वीं हर क्लास में एक ही किताब है। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि जो उनके सवाल है ना वो है तो आसान, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो किसी बुक से उठाया गया है। समझे बात हो कि नहीं? अब तुमसे पूछ देगा कि इनमें से कौन नेचुरल पीएच इंडिकेटर है। अब इमली भी होता है, अब आप हल्दी भी होता है, अब आप नहीं पढ़ोगे लूसेंट में ये चीज। चाइना रोज ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तामरिंद, है ना? ये सब आपके जो होते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके लूसेंट में नहीं लिखा हुआ। नो डाउट फॉर साइंस एंड टेक लूसेंट इज अ गुड बुक, बहुत सारे एरियाज आपके कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन लूसेंट भी कम नहीं है, बहुत फैक्ट है। तो अगर तुम लूसेंट पढ़ने चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो तुमको अगर लूसेंट पढ़ना भी है ना, तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, अंडरलाइन वगैरह कर लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर लूसेंट से रिवाइज कर लेना। क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट इज अ गुड बुक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इन्होंने बोला था कि भाई सामने आपके कनकेव मिरर है, और चीज कनकेव मिरर ही था, हाँ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज रखते हो तो कर्वेचर पे ही बनता है। तो अब ये लूसेंट में डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, लिख दिया है उन्होंने। एनसीईआरटी में डायग्राम मिल जाएगा तुमको, है ना? कभी आपसे पूछ लिया उन्होंने कि अच्छा बताओ कि रेनबो, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? लूसेंट ने बस एक 2 लाइन लिखा है। 9th क्लास की किताब में प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो का बकायदे डायग्राम है। हाँ, क्लास 10th में होगा, यस। उसमें उन्होंने बताया कि कहाँ डिस्पर्सन होता है, कहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, पता है कैसे होता है रेनबो? आप रेनबो ड्रॉप जो बनता है, वो जो पहला हिट करता है वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्राइमरी रेनबो की बात कर रहा हूं, उसके बाद डिस्पर्सन होता है। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बात समझा? तो आई वुड सजेस्ट
कि फॉर साइंस एंड टेक गो टू द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10। अगर आप में से कुछ बच्चे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो तो दे विल बी बेनिफिशियल इन दैट। बात समझे कि नहीं? तो आई वुड सजेस्ट कि किसी बच्चे को बुला लो, एक 6वीं क्लास के बच्चे को बुला लो, एक 7वीं क्लास के बच्चे को बुला लो, एक 8वीं क्लास के बच्चे को बुला लो, एक 9वीं या 10वीं, और कह दो कि भाई तेरे से मैं 100 रुपए लूंगा, क्लास पढ़ा दो, नहीं तो फ्री में पढ़ लो। बात समझे? इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वैसे खुद भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ाना हो। समझ में आया? फॉर एफसी जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो बहुत है। इसके बावजूद अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो, लालसा हो, तो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री गो टू द लूसेंट। एंशिएंट में लूसेंट से बेहतर फैक्चुअल किताब और कोई नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं आज, क्योंकि इन्होंने एक दिमाग लगाया है, इन्होंने एल बासम को छाप दिया है। इसको जो शॉर्ट किया गया है वो एल बासम से किया गया है। तो लूसेंट के लिए, एंशिएंट के लिए लूसेंट से बेहतर किताब कोई नहीं है। मेडिवल में लूसेंट काम नहीं आता, बहुत ढीला किताब है। थीम्स में यार दिक्कत क्या है ना कि थीम्स तब काम आता है जब तुम पूरा पढ़ लिए होते हो। नहीं समझा बात को? हाँ हाँ, तो वो तुम पढ़ सकते हो, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो वो भी तुम पढ़ सकते हो। नहीं तो लूसेंट काफी, देखो हम तुमको 2 सोर्सेज बता रहे हैं, एक लूसेंट और दूसरा तुम ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है ना, तो पुराने सवाल, भाई अगर तुमने वो कर दिया तो 50-60% सवाल तो उसी से हो जाना है तुम्हारा, 70% हो जाएगा तुम्हारा, 60% कम कह दिया मैंने तुम्हें, 70-75-80% तक तुम्हारे सवाल पूर्वावलोकन से हो जाएंगे। बाकी जो 10-20% होता है वो तुम जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, लूसेंट पढ़ते हो, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी आपने देख लिया तो हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? आइए सर आइए। उसके बाद एक किताब है जो, इसके बाद मैंने क्या, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के लिए क्या करना है? देखिए सर, करंट अफेयर इज अ बिग हेडेक। कहते हैं बस वो करंट अफेयर है, पर वो होता नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने थोड़ा वेटेज कम किया है करंट अफेयर का, पिछली बार तो बहुत ही कम था, 10 सवाल थे, वो भी बहुत पुराने सवाल थे। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है सर? करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन आता है, मैगजीन नहीं आता है, एक साइट आता है जीके टुडे का, उसमें आपको डेली रहता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा आपका, तो वो तो नहीं हो पाएगा। एक होता है ईयरली कंपाइलेशन, जो तुम्हारे नॉर्मल मैगजीन्स आते हैं, मंथली मैगजीन, किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, उतना कर लीजिए। अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो 60% क्वेश्चन 30 में हो जाएगा, अगर 30 क्वेश्चन आता है तो ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक, 1-2 बार रिवाइज किया है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसको पीटी, जो प्रतियोगिता दर्पण है, उससे आपने थोड़ा सा सप्लीमेंट कर लिया तो 70-80% तक हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो करंट अफेयर क्या दिक्कत होता है कि करंट अफेयर जरूरी नहीं है कि तुमको वो नंबर फेच करके दे ही दे, समझे? तो चूंकि सब करंट अफेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हाँ, वही याद नहीं कर, मुश्किल है ना, टफ है ना वो याद करना। हाँ, लेकिन अगर आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ते हैं तो करंट अफेयर आपके लिए एकदम क्या है पता है, एकदम हलवा है बिल्कुल। अगर आप रोज पढ़ते हैं, रोज वाला पढ़ते हैं या मंथली भी पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, हमको जब एग्जाम आएगा 10 दिन पहले पढ़ेंगे, एक तो वो 1 महीना पहले देते हैं, आप 25 दिन पहले खरीदते हैं, 20 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और आखिरी 10 दिन में आप क्या ही कर लोगे, है ना? तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो करंट अफेयर पे ध्यान रखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े बहुत, देखो मैथ्स तो ये होता है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। तो बहुत ज्यादा मैथ में देने का दिमाग जरूरत नहीं है।
5, जिस तरह का लास्ट ईयर का पेपर था 6-7 भी हो जाता तो बहुत है, क्योंकि समय ही नहीं था पिछली बार। क्यों सर? बाकी इकोनॉमिक सर्वे है, बजट वगैरह हो गया, यूनियन बजट। पिछली बार तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, बिहार से कुछ पूछा ही नहीं, सब यूनियन से ही पूछते रह गए। ये अपने आप को बिहार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, BUPS PCS या बस PSC। हाँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए सर आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए सर का खत्म हो गया, पहले उनको खत्म करने दो। हमको बोला था हम करंट ले लेंगे यार, बिहार में कहाँ अटका रहे हो मुझको, करंट पढ़ा दो, करा दे। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब तुम पढ़ोगे ना मेरे साथ, हम इतना डिटेल में चले जाएंगे कि तुम कहोगे कि सर एक दिन में 6 ही हो पाया। हम इतने डिटेल में चले जाएंगे कि तुम बस कहोगे कि सर 6 ही हो पाया, 7 ही हो पाया। पर यह है कि उससे तुम प्रीलिम्स से मेंस तक निश्चिंत हो जाओगे। जैसे हम बजट पढ़ाएंगे तो 4 घंटा हमको बजट में लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का 10 दिन हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाते रह जाएंगे। दिक्कत यही, हम पहले इकोनॉमिक्स के टीचर थे, बाद में इतिहास के बने। ओके, हाँ पहले मैं नहीं, पहले जब मैं 17 में, एक्चुअली 17 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 16-17 में शुरू किया था। तो पहले जिस कोचिंग में मैं था, यूपी की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में, उन्होंने, उनके पास इकोनॉमिक्स का कोई टीचर नहीं था, इकोनॉमिक्स के टीचर जल्दी नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा यार इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो आओ, हमने पढ़ा देंगे। फिर पढ़ाए, काफी दिन तक इकोनॉमिक्स पढ़ाए। फिर अन अकेडमी में जो है उन्होंने लिया हिस्ट्री के लिए, बहुत सारी चीजों पर इंटरव्यू हुआ, बस लिया हिस्ट्री के लिए। अन अकेडमी में 4 साल इतिहास पढ़ाए, फिर अभी देख रहे हैं ये सब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। ठीक है, मैं कुछ 5-7 सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, जो आंसर दे देगा आइसक्रीम। ठीक, बर्नियर किनके कोर्ट में आया था? इब्न बतूता। द्वास्पा त्यास्पा किसने शुरू किया था? व्हाट इज इज द्वास्पा त्यास्पा? क्या बात, ओके, विदाउट चेंजिंग द रैंक, एक जात पर जो घोड़े होते थे सवार, वो 2 गुना या 3 गुना हुआ करते थे। गुड, वेरी गुड। इट वाज स्टार्टेड बाय जहांगीर। इट वाज अमेंडमेंट टू मनसबदारी सिस्टम, राइट? फाइन। किस कोर्ट में राइफल ऑफ द ईस्ट के नाम पे जाने वाला मंसूर एक पेंटर हुआ करता था? देयर आर फ्यू पेंटिंग्स, तुम्हें बताना है कि किसके कोर्ट में ये किया गया था। डोडो, जीब्रा एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ जहांगीर। तुम्हें मुझे बताना है कि जहांगीर का जो टुम्ब है वो किधर है? लाहौर तो बाबर का है। आगरा? देख के बताओ, देख के बताओ। हुमायूं का टुम्ब दिल्ली में है। जहांगीर टुम्ब जहांगीर टुम्ब अंकित मिश्रा, श्वेता, मधव, आगरा। आगरा लिखा है, एग्जैक्टली आगरा लिखा है, लाहौर लिख दिया। जहांगीर और इसका ये है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। जहांगीर और बाबर का लाहौर है, और सिकंदरा किसका है? सिकंदरा अकबर। फाइन। अच्छा, शेरशाह सूरी का टुम्ब ससाराम। अच्छा बताओ तो,
शहनाई मंडी किसके द्वारा चलाया गया सिस्टम था? शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखरीन किसका सिस्टम था? दीवाने मुस्तखरीन श्रेय अंकित कुमार मिश्रा। अरे अंकित तो शायद ये वाला अंकित है भाई। श्रेय कुमार बताओ यार। बाय द वे माय वाइफ क्वालिफाइड। हो गया हो गया हो गया। हाँ अरे नहीं, फाइनल फाइनल के बाद। पहला फाइनल फेल हो गए तो दोबारा 70 में करवाना पड़ेगा। दीवाने मुस्तखरीन किसका है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलई दरवाजा दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। तक्कावी एमबीटी। क्या था तक्कावी? क्या बात। नूह सिपिर किससे लिखा है? लैला मजनू तबाकते नासरी नियाबते खुदाई ये किस राजा को बोलते हैं? नियाबते खुदाई ये किस राजा को कहा जाता है? सोचिए सोचिए। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक पकड़ लोगे, लेकिन हिंट ये है द सेम किंग हैज ऑल्सो स्टार्टेड दीवाने अर्ज बलबन। नियाबते खुदाई जो है वो बलबन का है, बलबन को ही बोलते हैं। शैडो ऑफ द गॉड कहने लगा था अपने आप, है ना। अच्छा, हु स्टार्टेड नौरोज सिस्टम एंड हु हैज एक मिनट एंड हु हैज कल्मिनेटेड द नौरोज फेस्टिवल। किसने नौरोज शुरू किया और किसने नौरोज खत्म किया? बलबन ने स्टार्ट किया। क्या है नौरोज? क्या है मैम एट द बैक? नौरोज क्या है? क्या है? न्यू ईयर है। मिथिला न्यू ईयर कौन सा होता है? लियो, बिहार के हो के पारसी का पता है, बिहार का नहीं मालूम। नहीं मैडम, अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। जूड़ शीतल नहीं कहते हैं, नहीं सुनी है नाम? जूड़ शीतल नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, मिथिला न्यू ईयर है ये। ऐसा नहीं करिए, आप लोग बिहार के हैं। हु इज योर गवर्नर? ऐसा लेकर मत बोलिए पड़ोसी। हाँ नहीं, अरलेकर ऐसे बोले पड़ोसी है रे, वो अरलेकरवा है। ऑनरेबल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। हु इज योर चीफ सेक्रेटरी? रॉबर्ट एल चंतू बदल गए हैं 2 सितंबर को। अमृत लाल मीना बने हैं आप, ये देखिए। 2 तारीख को बदल गए, 8 दिन हो गया है बेचारे, आकर पदभार संभाल लिया उन्होंने। मीना जी को? अच्छा वो, अच्छा ये बहुत बड़े बड़े लोग साथ रह रहा है भाई। कहाँ रह रहे हो यार? कब पापा क्या करते हैं? अच्छा राजभवन वाले हैं। क्या है पापा? स्टेनो?
क्या कौन सा ऑपरेटर मिला है कि नहीं? नगर निगम से पापा वहां पर। अच्छा, तो अच्छा इसीलिए देखते रहते हो इन सबको। बोले नहीं क्या सर आप बदल गए, आप यहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं? अमृत लाल मीना बने हैं ना, अमृत लाल मीना ही है ना जी चीफ सेक्रेटरी। अभी तो था जो मिलता है ना सर हाउस, उस पे भी आए थे, इसमें पता नहीं लोग। अच्छा आता है तो बोर्ड लग जाता है नाम। अच्छा और बताओ। Who started इक्तादारी सिस्टम? Who started खनकूत सिस्टम? Who started खनकूत सिस्टम? Madam, who started खनकूत system? What is खनकूत? Who started दशाला? Who started जबती? Who is known as सड़के आजम? मैं तुम्हें ना जब्ती के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? जब्ती सिस्टम वाज सिमिलर टू जमींदारी सिस्टम where जमींदार used to collect taxes from the peasants and disburse it to the state. हिंदी में बोल देता हूं, जो जब्ती प्रणाली थी वह जमींदारी प्रथा या जमींदारी प्रणाली के समान ही थी, जिसमें जमींदार किसानों से कर वसूलते थे और भू राजस्व वसूलते थे और राजा को दे दिया करते थे, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द लैंड कलेक्शन या द लैंड रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जो भू राजस्व था वो कुल उत्पादन का 50% हुआ करता था। दोनों में से दोनों सही है, एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि फर्टिलिटी के आधार पे होगा कि नहीं होगा। क्यों गलत है? मैं वही स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। कलेक्शन, तो कलेक्शन की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, असेसमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं असेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा कि जमींदार कर वसूलेगा और दे देगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि उसके हिसाब से वसूलेगा जितना उसका लैंड होगा, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। कितने लोग पहले स्टेटमेंट के सही होने के पक्ष में हैं? कितने लोग दूसरे स्टेटमेंट के सही होने के पक्ष में हैं? कितने लोग दोनों के सही होने के पक्ष में हैं और कितने लोग दोनों के गलत होने के पक्ष में हैं? सर इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। पहला इसीलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको 10 बार बताया था कि इट वाज सिमिलर टू रैयतवाड़ी सिस्टम। बीच में कोई जमींदार नहीं हुआ करता, डायरेक्ट कलेक्शन करते थे ये लोग। नहीं नहीं, डायरेक्ट वो ले लिया करते थे, राजा ये का लेना है तो डायरेक्ट ले लिया करता था। और रैयत इसमें काफी पैसा लेते थे, 50% तक ले लेते थे ये। अच्छा मुझे बताओ कि मैं किस राजा के बारे में वर्णन कर रहा हूं, तुमको किंग का नाम बताना है। नहीं नहीं, मैंने बोला टोटल प्रोड्यूस का 50% देना होगा। तुम्हारे पास कम प्रोड्यूस है तो पहले असेसमेंट हो जाएगा कि तुम 100 रुपया उपजाते हो तो तुम्हारा 50 होगा, इनके पास ज्यादा होगा तो 500 देना पड़ जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझे बात को? तुम्हारा पहले मैंने कर दिया, उसके बाद उसका 50% तक जाता था। वन थर्ड, 1/6 तो बहुत उदारवादी हो जाएगा। 1/3 था, 1/6 तो अभी भी नहीं है।
अभी तो 1/3 ले लेते हैं। अब किसान पे अब एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है अभी, लेकिन तुमसे तो ले लेते हैं ना, सर्विस सेक्टर वालों से। हमसे तो आधा लिया है भाई, 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स, 48% तक दिया है मैंने। मुझसे तो अलाउद्दीन खिलजी वाले सिस्टम कर दिया इन्होंने। अच्छा मुझे बताओ तो मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूँ? अरे नहीं, अभी बोला ही नहीं मैंने यार, बोलने तो दो। बोले ऐसा कुछ बोलेंगे ना बाबू, पकड़ नहीं पाओगे। ओके, लिख दूंगा, लिख देता हूं, लिख दूंगा। पहला, कि the king has taken staunch action against Mongols, very open-ended. There are many kings. बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, टू एन एक्सटेंट मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो अभी अभी पहला स्टेटमेंट है यार, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट मंगोल्स, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा है कि he has taken action against the nobles that they couldn't able to even marry among themselves, and no drinks and liquor allowed. There are many court poets, there are many kings. बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, दारू मना कर दिया था उसने, शादियां मना कर दिया था, नहीं बोल सकते अभी, तो डिसाइड नहीं कर सकते अभी। तुम अलाउद्दीन खिलजी में भी यही चीज चल रहा है। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को मनहूस कहते थे कि बहुत मनहूस आदमी है, कुछ नहीं करने देता है ये। ठीक है, एंड ही हैज अपॉइंटेड मोहित सिप्स। ठीक है, मोहित सिप्स, बस he has appointed मोहित सिप्स। अच्छा एक और दूं, एक और दूं। हाँ, he tried to construct a monument in front of a very famous monument. नहीं, he tried to construct a monument in front of a monument. अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार बना रहा था, मोहित सिप्स किसी ने अपॉइंट किया था एज ए स्पाई। अभी तुमको हिंट दे दिया आसान वाला, इसलिए तुम लोग बना दिया, इसलिए तुम लोग बता दिया, नहीं तो फंस जाता। अच्छा अब बताओ तुम, है मैं जो बोल रहा हूं, ठीक, तुमको बताना है। वन ऑफ द नोबेल हैज क्रिटिसाइज हिज पॉलिसी सिवियरली। समझ में आ रहा है? इन हिज बायोग्राफी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, he was a great devotee of a Sufi saint, though he was not a Sufi in himself. वो एक बहुत बड़े डिवोटी थे सूफी सेंट के, और वो खुद सूफी नहीं थे। थर्ड, आफ्टर है, मतलब इनके राजा बनने के बाद देयर स्टार्टेड अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज सन्स। प्रॉब्लम, ऐसा कोई राजा नहीं है जिसमें सक्सेशन का वॉर नहीं लड़ा होगा। पॉइंट नंबर 4, he is a great founder of the Mughal dynasty and consolidated the Mughal dynasty as a whole.
पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5. He fought with Rajputs. He fought with Rajputs who hasn't accepted the sovereignty of the emperor. अब नहीं दूंगा. अकबर. ये राजपूतों से लड़े थे कि नहीं, जिन्होंने सोवरेनिटी स्थापित नहीं किया था? हाँ, बदायूं हैज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, है ना? एक पेज ऐसा था कि वो चले, अबुल फजल चले गए थे लड़ने के लिए, तो कुछ पेजेस इन्होंने लिखा था, ही सीवियरली क्रिटिसाइज्ड हिज पॉलिसीज, स्पेशली द दिनेलाई एंड ऑल. मनसबदारी को बहुत क्रिटिसाइज किया इन्होंने. अच्छा, लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि कौन कितना बता पाता है. ठीक है. ही इंट्रोड्यूस झरोखा दर्शन. नहीं, ये इजी हो जाएगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं ऐसे वाला. देखो, ही इज बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर. समझ में आ गया? आप नहीं बोल सकते तो. ही इज बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर. ही इज ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, broken many temples, many Hindu temples. He started a script called Gulrukhi with the pen name of Gulrukhi. Who is the king? Sikandar Lodi. हमने बोला क्या? गुलरुखी से पकड़े क्या? अच्छा, अभी मेरे को बताओ कौन से राजा है. दोनों में हो सकता है. ही कैन बी फ्रॉम दिल्ली सल्तनत और मुगल. ठीक है, बताना मेरे को है. पहला, ही हैज ट्रांसलेटेड आयुर्वेदिक बुक इनटू पर्शियन लैंग्वेज. पॉइंट नंबर 1. फरहांगे सिकंदरी. पॉइंट नंबर 1. ठीक है. He himself proclaimed as a Sikandar Sahani. Point number 2. Point number 3. He has broken some of the idols of Jwalamukhi temple. Point number 3. और भी क्या हो गया? और भी तू? सिकंदर लोधी. फरहांगे सिकंदरी was a translation of Ayurvedic text. दूसरी बात इसीलिए, और वो सिकंदर सानी भी बनना चाहता था. और तीसरा क्या था? ज्वालामुखी टेंपल भी तोड़वाया था. हाँ, बहुत सारे. अलाउद्दीन खिलजी को ही बनना था, सबको बनना था. बहुत सारे राजाओं को सिकंदर सानी, सबको सिकंदर का कुत्ता काटे हुए. अच्छा, अभी मेरे को आखिरी बताने का, इसके बाद में शुरू करेगा वो. नहीं, मजा आ रहा है? दिमाग लग रहा है? अच्छा, अभी ये एंशिएंट और मेडिवल दोनों से हो सकता है. चलेगा? The king has won almost the entire North India, but could not able to win South India. It can be from medieval, it can be from ancient. ठीक है. अच्छा, हर्षवर्धन बोल दिया. अब बदल देता हूं मैं, रुक जा. अब बदल दूंगा मैं. था वैसे मेरे दिमाग में हर्षवर्धन ही. अच्छा चलो, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया दोनों से होगा. द किंग इज अ पोएट इन हिमसेल्फ, ही इज अ ग्रेट लॉरेट. पॉइंट नंबर 1. नहीं, अभी पहले तो बहुत सारे लोग हैं. ही इज अ ग्रेट लॉरेट. ठीक है. he is also known, his book is also known as a Bible of a regional language. मुझे नहीं मालूम ये कौन सा लैंग्वेज है, पर इनकी किताब है जिसको बाइबल ऑफ पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है. इतनी जबरदस्त किताब मानी जाती है वो. ठीक है. अच्छा,
ही कैन बी फ्रॉम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। फाइन। अच्छा अच्छा, इन हिज कोर्ट देर आर फ्यू जेम्स। जेम्स जानते हो क्या होता है? रत्न जिसको कहते हैं। देर आर फ्यू जेम्स इन हिज कोर्ट। समझ में आया कि नहीं? एक और हिंट दूं या इतना हो गया, बहुत हो गया? एक और हिंट दे। फाइन। कितने लोग अकबर के पक्ष में हैं? कितने लोग हर्षवर्धन के पक्ष में हैं? कितने लोग शिवाजी के पक्ष में हैं? शिवाजी में भी होते थे। अष्टप्रधान वो हुआ करते थे। अच्छा, मैं चौथा हिंट दे दूं और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। These gems constitute a name called अष्टदिग्गजास। देखो तुम फंस गए। 69th बीपीएससी में 69th बीपीएससी में इन्होंने यही नौटंकी किया था। 69th बीपीएससी में इन्होंने लिख दिया था अष्टप्रधान। हाँ, उसमें कृष्णदेव राया भी लिखा था और शिवाजी भी लिखा हुआ था। एक को अष्टदिग्गजास बोलते हैं और एक को अष्टप्रधान कहते हैं। शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान हुआ करते थे और कृष्णदेव राय कोर्ट में अष्टदिग्गजास हुआ करते थे। कृष्णदेव राया जो थे उनके किताब हुआ करते थे अमुक्त मल्लिदा। अमुक्त मल्लिदा को तुमको जो है बाइबल ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। समझ में आ गया? इनके कोर्ट में जेम्स हुआ करते। तेनालीराम इज वन ऑफ द जेम्स। अल्लासी पेदन्ना वगैरह जो इनके जेम्स हुआ करते थे। और ये खुद क्या थे? खुद क्या थे? कृष्णदेव राय श्रेय। वेरी गुड। अच्छा, एक और सवाल चलेगा? मैं इसको खत्म कर दूंगा, तुम इसको टेंशन मत लो। मतलब देखता है रिवाइज हो पाता है कि नहीं तुम्हारा। अच्छा, अभी एंशिएंट और मेडिवल दोनों से होगा। अभी तुमको बताने का है मेरे को कि कौन सा ये राजा है, ठीक है? फाइन। देयर इज वन किंग who has written one of his famous book which constitutes 700 verses. ठीक, पॉइंट नंबर 1। The capital of the dynasty was Patisthanam. Number 2. Number 3, he is the 17th king of his dynasty. इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं। सतवाहन। सतवाहन के थे, लेकिन राजा का क्या नाम था? जो बता देगा आइसक्रीम। प्रतिष्ठान से पकड़ लिया इसने कि सतवाहन है, और उसके बाद नहीं पता चल पाया। मैंने क्या क्या 3 क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन दिए थे? ऑप्शन सोचो। प्रतिष्ठान बोला था, दूसरा क्या बोला? 700 वर्सेस थे, और तीसरा क्या था? 17वां राजा थे। उन्होंने एक किताब लिखी जो 700 वर्सेस के नाम से भी जानते हैं। हाला। हाला का एक किताब है गाथा सप्तसहिता, प्राकृत लैंग्वेज में है। 17वें राजा है सतवाहना के, है ना? ठीक। अच्छा, एक और राजा बताओगे? चलो। वन ऑफ द फेमस पोएट हैज रिटन, पकड़ लोगे। वन ऑफ द फेमस पोएट हैज रिटन लव स्टोरी with the name of that king. Point number 1. That poet was gem of the one of the king. समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप सुनो तो सही।
ठीक है, दैट पोएट has been one of the gem of the particular king. That king was also a शाकाहारी. बस अब नहीं बताऊंगा कुछ. तुम्हें बताना है कि वो राजा किस डायनेस्टी का है. ये नहीं, ये तीसरे वाले का राजा नहीं. मैंने क्या बोला तुम्हें? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन क्या था कि एक कवि ने लव स्टोरी लिखा है एक पर्टिकुलर राजा के ऊपर. तुम्हें इस राजा का नाम बताना है या कम से कम डायनेस्टी बता दो. और वो कवि किसी और राजा के कोर्ट में जेम था. वो राजा जिसके कोर्ट में वो जेम था वो शाकाहारी था. अब नहीं बताऊंगा. मुझे नहीं, मुझे बताना. तुम लिटरेचर पे सही चले गए. देखो, मालविका अग्निमित्रम वॉज रिटन बाय कालिदास. कालिदास वॉज द पोएट एंड जेम ऑफ द चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू वॉज अ शाकाहारी. समझ में आ गया? अब तुम्हें बताना है कि किस किस डायनेस्टी के ऊपर है ना. नहीं समझा. मालविका अग्निमित्रम किस राजा के ऊपर है, उसकी डायनेस्टी बता दीजिए. और पता है सर, ये सवाल पूछा गया यूपीएससी में, डायरेक्ट है कि एक लव स्टोरी कालिदास ने लिखा है, वो किस राजा के ऊपर है, उसका डायनेस्टी का नाम बताना था. चलो ऑप्शन देता हूं. कन्वा, सुंगा, सतवाहन, उसके अलावा गुप्ता. सुंगा. पुष्यमित्र सुंगा के बेटे का नाम अग्निमित्र था. ठीक. अब मेरे को बताओ, किस किस फिलोसोफर का की एक फिलॉसफी है जिसको हम लोग वैशिष्ट अद्वैत कहते हैं. वैशिष्ट अद्वैतवाद किस फिलोसोफर की फिलॉसफी है? मैं तुम्हें 4 अद्वैतवाद बोल रहा हूं. नहीं, किताब नहीं, मोबाइल नहीं. तो भाई इतना इतना अद्वैतवाद एक जगह कहीं नहीं मिलेगा. ये पांचों के फिलोसोफर का नाम बताना है. इतना सारा अद्वैतवाद लिख लेना इसको. इतना सारा अद्वैतवाद तुमको एक जगह नहीं मिलेगा. आप लोग क्वेश्चन जो दे रहे हैं सर, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, फिर ऐसे ना गड़बड़ा जाएगा. बोलिए. हाँ, आदि शंकराचार्य इज शंकराचार्य. शंकराचार्य. चलो भाई. क्या? हाँ. बताइए.
क्या है इसका, क्या बोले आप? रामानुजा। द्वैतवाद माधवाचारी। शुद्ध द्वैतवाद और द्वैत द्वैतवाद। शुद्ध द्वैल्वाचारी। द्वैत द्वैतवाद द्वैत द्वैतवाद द्वैतवाद है निम्बार्का। ये याद रखिएगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अद्वैतवाद। क्या है अंतर भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अद्वैतवाद, वैशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद? इसकी क्लास हुई है क्या? हम किए थे ना, और बताए होंगे तुम लोगों को, तब बताएंगे तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लीजिए। एक आखिरी सवाल एंड देन विल मूव टुवर्ड्स शाहजहां। आखिरी सवाल पूछे, बढ़िया वाला। तुमको राजा नाम बताना है? बताया तो था तुम लोगों को। अद्वैतवाद के बारे में बात नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये सब तुम्हें जानना नहीं है। तुम्हें बेसिकली ये जानना, ये जानना, ये जानना। अद्वैतवाद बताए थे, शुद्ध अद्वैत, वैशिष्ट अद्वैतवाद बताए थे, द्वैतवाद बताए थे। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बताया। जब शुरू हुए होंगे तो पूरा ही खत्म किए होंगे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये किसका स्टेटमेंट है? शंकराचार्य का। क्या मतलब हुआ इस चीज का? अहम ब्रह्मास्मि। What is the Arabic version of the Aham Brahmasmi? One of the Muslim has given this concept and he was brutally murdered. इस अहम ब्रह्मास्मि का पारसी या उर्दू वर्ड क्या है? एक मुस्लिम ने ये बात कहा था, when he later on realized, then he has accepted this concept, अहम ब्रह्मास्मि. पर alas, he was brutally murdered. पत्थर फेंक फेंक के मार दिया गया उसको. What is the translation? क्या बोला था उसने? अहम ब्रह्मास्मि was given by शंकराचार्य. अहम ब्रह्मास्मि, इसको उर्दू या फारसी में अनल हक बोलते हैं. कभी फुर्सत मिलेगा तो बताएंगे इसकी कहानी जो है. What is the meaning of अहम ब्रह्मास्मि? आप जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है, या आप ये कह लें कि आप जिस सत्य की खोज में है वो आप ही हैं. नहीं समझा बात को? आप जिस सत्य की खोज में हैं, या जिसे खोज रहे हैं, या जिससे डर रहे हैं, वो आप ही हैं. ये भी तो एक थ्योरी हो सकती है.
इसका मतलब ये है, इसे तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या होता है कि सर सुनिएगा, अभी बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे चढ़ जाऊंगा। देखो छोड़ दे, छोड़ दे, जा जान लो कि अब जो क्रिएशन है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है। जो तुम देख रहे हो उसका कोई ना कोई कॉज है, और हर चीज का एक सुप्रीम कॉज है, तो सब उस सुप्रीम कॉज के पार्ट हैं, तो तुम भी उसी के पार्ट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चूंकि तुम उसी के पार्ट हो जाते हो, इसीलिए एक दिन तुम उससे अलग भी नहीं हुए हो, तुम उसी के पार्ट हो। इसीलिए तुम जो जिस सत्य की खोज में हो कि जो सुप्रीम कॉज है, वो एक्चुअली में तुम ही हो। क्योंकि सत्य जो होता है ना, वो त्रिकालदर्शी होता है। तो तुम्हारा जो अभी का रूप दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। तुम मर जाओगी ना, या तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो तुम सत्य हो। अरे भाई, जो सत्य होता है वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब में एग्जिस्ट करता है ना। तो तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम नहीं एग्जिस्ट करते थे, तुम्हारे मरने के बाद तुम एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो तुम असत्य हो। इसलिए जगत जो दिख रहा है वो मिथ्या है, सत्य कुछ और है, और आप सत्य के भाग हो, इसीलिए आप ही ईश्वर हो, या सत्य हो, परम सत्य हो। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, काम खत्म। शाहजहां क्या? अच्छा, जो लोग ये मानते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि सत्य सुप्रीम कॉज है, लेकिन अभी तो मेरा एग्जिस्टेंस है ना यार, बाद में मरने के बाद सत्य में चला जाऊंगा, अभी मेरा एग्जिस्टेंस है। दैट इज वैशिष्ट अद्वैतवाद। वो थोड़ा प्रेजेंट में जी रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, नॉन डुअलिज्म है, कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अगर ये यूपीएससी क्लियर कर लेगी तो मैं समझूंगा कि मैं ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। द्वैतवाद बोलता है नहीं भाई, सत्य अलग है, हम अलग हैं, हमारा एग्जिस्टेंस अलग है, उस चीज को मानने लग जाता है। और ये सब अलग अलग है, थोड़े थोड़े अंतर है तुम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिक डिफरेंसेस यही है। अगर मैं चला जाऊंगा 3-4 घंटा यही ले लेगा। बाबू शाहजहां, अभी अपन रिवाइज कर लिए अच्छा खासा, है ना? शाहजहां देख लो भाई, देखो क्या ये अपनी वाइफ को दे रही है। अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, क्या बुराई है अपनी वाइफ से प्यार करना? क्या बात कर रहे हो? ये मतलब वाइफ से प्यार करते हैं, हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी वाइफ से तो सभी लोग करते हैं, वो अपनी वाइफ से प्यार करता है यार। ओके फाइन, ओके। अच्छा, शाहजहां, उसके बचपन का नाम जो था खुर्रम था, ठीक है। जहांगीर के 2 बेटे हुआ करते थे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो की आंख फोड़ दी गई थी, बचपन में ही मार दिया गया था। ही वाज सपोर्टेड बाय वन ऑफ द सिख गुरु, राइट? क्या नाम था उनका? गुरु अर्जन देव। तो बाद में जहांगीर ने एक्सिक्यूट करा दिया था, राइट? तो खुसरो का काम वहीं से खत्म हो गया था। खुर्रम बिकम द किंग। हालांकि खुर्रम अपने बचपन में जब बड़ा हो रहा था तभी उसने रेबल कर दिया था जहांगीर के अगेंस्ट, ठीक है। बचपन में ही उनको अजीमा बानो बेगम मिल गई थी, इसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अजीमो बानो बेगम बचपन में ही मिल गए थे, दोनों का बचपन का प्यार था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो वहां पे मिल गए थे, ठीक। हालांकि ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि he has constructed one of the finest architecture in Mughal history, that is Taj Mahal, just in the memory of his wife. समझ में आ रहा है कि नहीं? सर, अकबर मरने के टाइम खुर्रम के नाम लिए, ये सही है? ये तो मेरी बात बोल रहा है यार, शिवम राज। शिवम राज कौन है? अच्छा, वो आज आया नहीं, वही ना? हाँ बच्चा, इधर है। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? हेलो, हाँ बोलो। मेरा आवाज जा रहा है क्या सर? हाँ बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है, पूरा क्लास भी सुन रहा है।
तो सर ये ताज वेब सीरीज में ये दिखाया गया था कि जब अकबर मरने वाला था तो वो खुर्रम का नाम लिया था कि खुर्रम अगला बनेगा ये, लेकिन वो जो था एक उसका तो वो बोल दिया कि इन्होंने ले लिया ये इनका लड़का नाम। एक वाहिद एक ऐसा लड़का है जिसको मैं जो बोलता हूँ वो जरूर करता है। इसको लोहिया नंदग्राम को ये चला गया। आप इसको बोला ताज, तो पूरा ताज देखा है ये? ताज देखे हो ना जी? यस सर, उसी में दिखाया गया है सर। हाँ, तो देखा कितना पॉलिटिक्स चलता है। वो तो दिखाया सर, लेकिन ये बात सही है सर। हाँ सही है। और ये दानियाल सही में गे था क्या सर उस? अरे उसका 3 बेटा था। नहीं नहीं, तो एक मुगल एम्पायर में दानियाल जो था वो सही में गे था, हाँ उस हाँ, टाइम भी मतलब रहता डैनियल था। डैनियल डैनियल। अच्छा, मतलब उस टाइम से ही सब चलाया है सर, यही ना? अबे होमोसेक्सुअलिटी क्या प्रेजेंट एरा का काम है क्या? अच्छा। शिखंडी और बहुत सारे कैरेक्टर हैं श्री कृष्ण के कोर्ट में। एक एक थे जो गे थे, कंस के कोर्ट में एक गे था। ये सुने सर उतना ही रामायण में पुराना भी कोई है। एक गे था। ये उतना ही पुराना है जितना ह्यूमैनिटी पुरानी है। ये सर रामायण में भी कोई गे था क्या सर? हाँ, अरे ये उतना ही पुराना जितना ह्यूमैनिटी इटसेल्फ है। ऐसे इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी। ये मॉडर्न एरा का चीज नहीं है रे। मॉडर्न एरा में लोग परसेप्टिवली बाहर आ रहे हैं कहने के लिए कि भाई हम यस आई एम गे। पर पहले लोग उतना परसेप्टिवली बोल नहीं पाते थे, यही चीज था। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा, जो डैनियल के साथ जो था ना वही बरानी है, बदायूं। बदायूं तो उसके कोर्ट में था ना सर, हाँ, डैनियल वो का जो साथ देता था। अरे जो क्लर्जी था, क्लर्जी नहीं था जो डैनियल का साथ दे रहा था। उसको तो मार दिया सर, उसका सर कलम कर दिया सर। हाँ, तो ये वही बदायूं था, वही क्रिटिसाइज करता था। हम्म। हाँ सर, देख के समझ में आ गया अकबर वाला पूरा एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। उसमें बस एक था कि वो अकबर को दिखा रहा था कि दारू पी रहा है, ये गलत है। अकबर को, हाँ अकबर पी रहा था सर। अच्छा सर एक बात बताइए, अनारकली से अकबर का संबंध था? ठीक है, 14 साल में उसको दिखाया जो मूवी में सीरीज में सर। अब पता नहीं हमको सही लगा गलत लगा, बताइए। उसका बेटा था दानियाल, ठीक है। और था ना अरे सर उसका बेटा दानियाल। अरे उसे बहुत अजीब तरीके दिखाया है, ठीक है। तो जहांगीर फिर से इस, उसका उसका रिलेशन होता है, यही ना? ये सर, तो जहांगीर के समय वो मतलब युवा ही दिखाया गया सर, तो बूढ़ी पड़ गई होगा ना सर? कहाँ अकबर बूढ़ा पड़ गया हो, अनारकली वैसी ही होगी सर। कितना टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको, है। अरे हो सकता है कि उस समय अनारकली छोटी रही हो। छोटी रही सर, अकबर 14 साल का था तो छोटी कितना सर, 10 साल का। अरे तो अकबर बच्चा भी तो एक बच्चा है सर, ये भी तो देखिए। अकबर 45-50 का हुआ होगा तब अनारकली से रिलेशन हुआ होगा। भी हो सकता है सर। टेक्निकली हाँ पॉसिबल है ऐसा हो यार। सकता है, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है सर। ऐसा हो सकता है ना। इसको टेक्निकली प्रॉब्लम लग रहा था कि यार रिलेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, शैल आई ठीक मूव है अहेड सर। सर? ओके, थैंक यस यू। सर। ओके, तो देखो सर, वेब सीरीज देख लिया पूरा ये लड़का। इसको समय मिला, इसको समझ में ज्यादा आ रहा होगा अभी, है। उसका 2 पार्ट आया हुआ है। लेकिन आप लोग भी देखेंगे तो आपको उसको डिटेलिंग समझ में आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अच्छा, वो है भी ऐसा कि आपको वो ना फंसाए रखेगा, ऐसे वेल कार्व्ड किया गया। G5 पर है वो। अच्छा चलो, ओ बाबू इधर देखो। देखो यार, शाहजहां के बारे में कोई खास बताने का बात नहीं है। शाहजहां खुर्रम नाम जान गए। शाहजहां में एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। कुछ खास नहीं है शाहजहां में, खाली कंस्ट्रक्शन है। शाहजहां का बस एक बात मानते हैं, जहांगीर की भी दक्कन पॉलिसी थी और वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी जितनी शाहजहां की थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा। अब नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई शाहजहां इज फोकस्ड टुवर्ड्स दक्कन? दक्कन पे क्यों फोकस था मैम? वेरी दक्कन, दक्कन किधर है? महाराष्ट्र वाला एरिया जो है तुम्हारा, मध्य प्रदेश के साउथ वाला जो एरिया है वो डेक्कन है।
अगर तुम्हें साउथ इंडिया जाना है ना तो यू मस्ट हैव टू कंट्रोल ओवर द डेक्कन। समझ में आया कि नहीं? तो अहमद मतलब शाहजहां तो इस हद तक था कि अगर अहमदनगर है तो मुगल अंपायर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज शाहजहां के सामने डेक्कन के फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि अहमदनगर और उस समय में शाहजी भोसले करके हुआ करते थे, जो शिवाजी महाराज के पापा हुआ करते थे। तो अहमदनगर का जो राजा हुआ करता था उसने शिवाजी महाराज के जो फादर शाहजी भोसले थे उसके साथ जो है कोलिशन कर लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कोई भी अटैक करेगा अभी मुगल सल्तनिया तो हम लोग मिलकर अटैक करेंगे। तो पहले अहमदनगर हराया गया, फिर बीजापुर और गोलकंडा ये दोनों बेल्ट को अपने अंदर लिया गया। तो इस मामले में अगर बात करी जाए तो दक्कन पॉलिसी के नाम पर सबसे सक्सेसफुल किंग कौन है? शाहजहां। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शाहजहां को बड़ा मन था कि वो कांधार जीत जाए, ठीक है, पर वो उतना सक्सेसफुल कांधार में रहकर नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे जो ट्राइबल पीपल थे उससे उसे लड़ना पड़ता। शाहजहां का कोई खास कॉन्क्वेस्ट आपका नहीं है। शाहजहां बस दक्कन पॉलिसी है और कांधार को लेकर है, कोई खास कॉन्क्वेस्ट नहीं है। जहां तक शाहजहां की बात करी जाएगी तो शाहजहां हैज बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं जब मैं आपको मेडिवल आर्किटेक्चर बताऊंगा तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा। एक है आपके दीवाने आम, दीवाने खास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीवाने आम एंड दीवाने खास? जैसे मैं राजा हूं, मैं झरोखे के पास आया, बालकनी के पास, एंड देयर इज अ आम पब्लिक इन फ्रंट ऑफ मी। समझ में आ रहा है? आई एम इंटरेक्टिंग विद देम कि हाँ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। कोई भी एनीबडी, टॉम डिक एंड हैरी कैन कम एंड दे कैन रेज देयर इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज दीवाने आम। दीवाने आम का क्या मतलब हुआ कि कोई भी आम जनता उस मुगलिया जो कोर्ट है, दरबार है, मुगलिया दरबार है, उसमें आ सकती थी। राजा और बादशाह के सामने अपने अपनी सिफारिशें, अपने जो मांग थी वो रख सकते थे। बादशाह अगर चाहते देन एंड देयर वहां पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। दैट इज दीवाने आम। दीवाने खास, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल हु स्पेशल, जो नोबिलिटी थी, क्लर्जी क्लास था, वो कोई खास लोगों का ग्रुप हुआ करता था। दे कैन इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो दीवाने खास में हुआ करता था। ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, आपका जो है मुसम्मन बुर्ज, नगीमा मॉस्क, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद गए हो? कहाँ पे गए? कहाँ पे? ये जामा मस्जिद तो मेट्रो भी है वहां पर। जामा मस्जिद जो है पुरानी दिल्ली के अंदर आता है। लाल किला, जामा मस्जिद के आसपास ही है ये सारे बेल्ट। यू कैन हैव गुड फूड ओवर देयर ऑल्सो, पर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, समझ मारा, दे आर यूजिंग, मतलब इतना ज्यादा बटर इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि आदमी मर जाए, बटर में डूब जाएगा इंसान। तो जामा मस्जिद, ताजमहल और रेड फोर्ट। ताजमहल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर मेड बाय शाहजहां। अच्छा, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, मेरे को उत्तर दो इस चीज का। व्हाई ताजमहल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर? पॉइंट नंबर 1, पहले सुनो सुनो पहले, व्हाई इट इज वंडर्स ऑफ द अर्थ। ऐसी क्या बात है ताजमहल के अंदर जिसे आप आश्चर्यों में से भी रखते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? ताजमहल क्यों? देयर आर मेनी कंस्ट्रक्शन, हुमायूं टूम भी कोई खराब नहीं है, पर व्हाई ताजमहल इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर? एक स्टेटमेंट में इसका आंसर है। व्हाइट मार्बल कहां नहीं है? इत्तेमाद उद्दौला का मस्जिद व्हाइट मार्बल, हुमायूं टूम व्हाइट मार्बल, आगे पीछे हुमायूं टूम दोनों आगे पीछे सेम। इनफैक्ट अगर आपने मेरी क्लास, इसका मतलब नहीं देखा है, जितने भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दे आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। because it is the memory of love and affection. अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में तो और भी ज्यादा होता, वाइफ हस्बैंड में तो उतना कम है। ओके, और बताओ।
बनावट क्या है? बनावट हुमायूं टॉम्ब का भी कोई बहुत खतरनाक है सर? आपका एक सिंपल उत्तर होना चाहिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जितनी भी चीजें आई हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ताजमहल। नहीं समझा? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जितनी भी चीजें आई थी उस समय में, पेत्रा दोरा, जाली वर्क, मीनार, चार बाग, यू नेम एनीथिंग, डबल डोम, 3 आर्क, तुम जितनों का नाम ले सको वो सब अलग था। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग फीचर ऑफ ताजमहल मैं तुम्हें बताता हूं। ताजमहल की जो फाउंडेशन है, इट इज ऑन, एक होता है तुम्हारा टीक का वुड, टीक की लकड़ी के ऊपर है, सीमेंटिंग नहीं की गई है, किसी तरह का उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है या संगमरमर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। वाई? आप पढ़िए, वाई वुडन फाउंडेशन इज बीनीथ द ताजमहल। वो लकड़ी के ऊपर बना हुआ है। पैसा कमाओ, पैसे तो करके लुट गया है वो पूरी तरह से। वुडन है क्योंकि वो बिल्कुल जमुना के बगल में है, कुछ भी और डालोगे ना आप तो सड़ जाएगा। वो ऐसी लकड़ी है जो कि सड़ता नहीं। आप देखिए उसमें, देखिए तो देखिए आप, उसमें लकड़ी का नाम भी आएगा। देयर इज अ वुडन फाउंडेशन। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाई देयर इज अ वुडन फाउंडेशन। शिवम राज कहते हैं सुनते हैं सर ताजमहल में शिवलिंग मिला है। हाँ, ये वो है, ये वो वाले लोग हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ दिनों बाद बोल देंगे कि ताजमहल एक्चुअली में वो एक मंदिर था, उसे शाहजहां ने कन्वर्ट कर दिया था। फिर थोड़े दिन में आएंगे, अरे नीचे में तो बजरंगबली का वो भी मिला। एक्चुअली पहाड़ में था, उसे नीचे उतारा शाहजहां ने। सवाल पूछा है कहां से कहां तक लाया गया है ताजमहल को? क्रेन से उठाया गया था। मतलब चलो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कम्युनिटी तो ऐसा है जो ताजमहल देखकर खुश हो रहा है, वो चाहता है कि वो उसकी कम्युनिटी का हो जाए। गुड। अच्छा, समझ में आ गया ताजमहल के बारे में? नाउ यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, शाहजहां वाज द वन हु हैज शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो बलबन ने सिजदा पैबोज शुरू किया था, इट वाज शाहजहां हु एबोलिश्ड इट। समझ में आ गया? नाउ कमिंग बैक टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द शाहजहां। शाहजहां थे कैसे? शाहजहां के जीवनी में दो बातें हैं, उसके लाइफ का फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ जो है उसका बहुत कट्टर रहा है। देखिए, मुगल सल्तनिया में जो पहले दो राजा हैं, यानी कि हुमायूं और बाबर, ये तो लड़ते रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भैया सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज है, टॉलरेंट क्या होता है। वो तो लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? बाबर तो 4 साल लड़के मर गया। हुमायूं जो था वो भाई साहब, उसे अफगानों ने नहीं छोड़ा। जो सही सही थी, कसर थी, वो तो शेरशाह सूरी ने दूर कर दिया। समझ में आई कि नहीं? अब जो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया वो अकबर ने किया। अब अकबर वॉज टॉलरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहांगीर वॉज ऑल्सो टॉलरेंट। जहांगीर जो था बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर, पर ही वॉज वेरी टॉलरेंट। वो दिवाली होली सब मस्त मनाता था, सबके साथ घूमता फिरता, नाचता गाता रहता था, मस्त था वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर जब शाहजहां आया, खुर्रम खुर्रम इन हिज फर्स्ट हाफ ऑफ हिज करियर, ही वॉज बिट इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स। उसने कहा कि जहांगीर ने एक पॉलिसी अपनाया था कि जितने भी पुराने मंदिरें होंगी
उनको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। शाहजहां ने रुकवा दिया। शाहजहां ने कहा कि कोई भी मंदिर पेरिनियल नहीं है। सेम औरंगजेब के साथ भी यही था। औरंगजेब ने भी सारी मंदिरों को रुकवा दिया था कि नहीं, कोई भी बिल्डिंग पेरिनियल नहीं है, इसलिए जो टूट गया वो टूट गया। कई सारे मंदिर भी, करीब 7 या 8 मंदिर से तोड़वाए हैं। कुछ मंदिर इसने जो है मैं मिले तो 76 बिगन बनारस वेयर डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है कि नहीं? 76 मंदिर इसने जो है इसे तोड़वाए हैं शुरुआती फेज में। शुरुआती फेज में वेरी कट्टर, बहुत ऑर्थोडॉक्स था। इसने पिलग्रिमेज टैक्स रीइंपोज करा दिया था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। जिजिया ने स्टार्ट किया, जिजिया वाज स्टार्टेड बाय औरंगजेब। समझ में आ रहा है? इसने क्या किया, पिलग्रिमेज टैक्स वगैरह शुरू करवा दिया। ठीक, इसके बाद इसने मंदिर तोड़वाए, नए पुराने मंदिर जो रिनोवेट हो रहे थे उसको रुकवाया, कई सारे फेस्टिवल्स बंद करा दिए इसने। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब ये अपने बेटे दारा शिकोह के मतलब के साथ इसका जो नजदीकी बढ़ने लगी, तब ही बिकम टॉलरेंट। तब इसने ऐसी पॉलिसीज हटाना शुरू कर दिया, जो पुराने मंदिर थे उसको बनने दिया। दारा शिकोह वाज वेरी लिबरल, बहुत लिबरल था। दारा शिकोह हैज ट्रांसलेटेड उपनिषद इनटू पर्शियन, पर्शियन उपनिषद, राइट, पर्शियन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कराया था। बहुत लिबरल था। समझ में आया कि नहीं? तो ही बिकेम क्वाइट अ लिबरल दारा शिकोह के साथ। तो इनके 3 बेटे थे, 3 या 4 बेटे थे। एक मुराद थे, दारा शिकोह था, औरंगजेब था, एक और बेटा था इनका। तो इनमें सबसे लिबरल दारा शिकोह था, जिसके साथ इसका काफी रहता था कि हाँ फादर एंड सन वाला अच्छा रिलेशन है। तो बाद में ये लिबरल भी बन गया। तो जैसे ही इसका एंड आने लगा, मैंने 1657 की बात जब आना शुरू हुआ, तो 2 बेटों में वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत हो गई। किनके किनके बीच में? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अब ध्यान सुनना, इनके 4 बेटे हुआ करते थे। मैं नाम एक बताता हूँ, एक सेकंड। दारा शिकोह वाज द वन, सेकंड वन इज औरंगजेब, द थर्ड वन इज मुराद, एंड फोर्थ वन इशाक करके कुछ नाम था उसका। यूरोपियन ट्रेडर्स, दारा शिकोह का शुजा, एक मिनट देखो, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। समझ में आ रहा है? शुजा को तो इन लोगों ने मार दिया। शुजा को एक्चुअली उसे लगाया था कि मैं ही राजा बन गया हूं। तो शुजा जब वापस आ रहे थे, तब इन्होंने क्या कर दिया, राजा जय सिंह के साथ जो है उसे डिफीट कर दिया। तो शुजा तो चले गया। समझ में आए कि नहीं? दारा शिकोह का बेटा ही जो है गया और उसने हरा दिया। तो शुजा तो चला गया, शुजा उसके हाथ में खत्म चल गया। अब बचे 3 बेटे, दारा, औरंगजेब एंड मुराद। तो औरंगजेब ना, ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट लीडर, स्ट्रैटेजिस्ट तो था वो। समझ में आया कि नहीं? बस इज थिंकिंग लाइक अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह सोचता था वो। जब भी तुम्हारे ऊपर धर्म हावी होने लग जाए, समझ लीजिए आप बहुत ही आम आदमी है, बहुत आम आदमी, वेरी जनरल आदमी। नहीं समझा? जब आपके ऊपर आपका धर्म हावी हो रहा है, आपके ऊपर आपका केवल माइंड आपको कंट्रोल करना चाहिए, ना कोई लोग आपको कंट्रोल करे, ना आपको रिलीजन कंट्रोल करे। तभी आप सही में आजाद हैं। देन यू आर थिंकिंग लाइक, तब तुमको सोच सकते हो। औरंगजेब जो है ना, वो बहुत आम आदमी है यार, पर बट इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। इसने सोचा कि भाई दारा शिकोह के साथ थोड़ा बहुत शाहजहां की आर्मी भी है, क्योंकि शाहजहां इज क्लोजर रिलेशन विद दारा शिकोह। एक और बात, दारा शिकोह को सपोर्ट कंप्लीटली पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। रीजन बीइंग, क्योंकि वो बहुत लिबरल था, और जितने भी हिंदू थे, इनफैक्ट मराठास, राजपूत, जाट, आपके सिख में भी जो आपके जो आखिरी सिख गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह से पहले वाले कौन थे? गुरु तेग बहादुर ने इनको सपोर्ट किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? दारा शिकोह के साथ गुरु तेग बहादुर भी थे। इधर से जितने भी मराठा थे वो सारे इनके पक्ष में थे। शिवाजी महाराज इनके पक्ष में थे। जितने भी जाट थे सब इनके पक्ष में थे। दारा शिकोह बहुत हैवी आर्मी था। औरंगजेब जो था वो दक्कन का था,
और दक्कन जो उस समय बेल्ट था वो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स का बेल्ट था। वहां पर इसकी जो पालन पोषण हुआ था ना वो उसी तरीके से हुआ था। गजवाए हिंदुस्तान, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, नहीं समझे बात होगी नहीं, ये चीज हो जाता है। तो जब इस टाइप की पॉलिसीज जब आने लग जाता है ना आपके दिमाग में, तब आपके दिमाग में एक लॉन्ग पॉलिटिकल गोल चलने लग जाता है। नहीं समझे बात होगी नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो ब्रेन वॉश करते हैं आज के डेट में, वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं कि हाँ, योर रिलीजन इज द ओनली प्योरेस्ट रिलीजन। तुम जो देखते हो जो टेररिज्म आता है किसी भी, ये मैं मुस्लिम में नहीं बता रहा हूं, बुद्धिस्ट में या क्रिश्चियनिटी में या हिंदुओं में, कहीं पर भी, मैं देयर इज नथिंग टू डू विद रिलीजन विद द टेररिज्म, राइट? तो तुम जो ये टेररिज्म में देखते हो, जो उसमें तुम्हें एक आदमी आ रहा है, सेल्फ इमुलेट कर लिया उसने, फिदाइन जिसको कहते हैं। अब सोचो कि किस लेवल का ब्रेन वॉश है वो। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं? अभी एक वेब सीरीज आया है, आईसीजे कंधार अटैक। तो एक उसमें से एक सर्वाइवर विक्टिम थी, जिस पर बोला था कि उसके 4 कुछ टेररिस्ट थे। एक का नाम था भोला, एक का नाम शंकर, एक का नाम बर्गर, एक का नाम चीफ, एक का नाम डॉक्टर था। आई हैव सीन दैट वेब सीरीज। उस वेब सीरीज में कुछ अभी कंट्रोवर्सी है कि आपने भोला शंकर क्यों लिया, लेकिन वो दे हैव रियली यूज्ड दैट नेम, वो कोड नेम होता है, समझ में आ रहा है कि दे हैव रियली यूज्ड दैट नेम इन द फ्लाइट। तो उसमें एक सर्वाइवर है, एक लेडी थी, वो बोल रही थी कि हाँ उन्होंने वाकई ये नाम इस्तेमाल किया था। हाँ, तो अब वो लेडी क्या कह रही थी कि उसमें से एक आदमी था डॉक्टर, जो हम लोगों को हमेशा बोलता था कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करिए, इस्लाम एक्सेप्ट करिए, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। तो वो लेडी बोली थी कि 7वें 6वें 7वें दिन तो हम लोग ऑलमोस्ट हो ही गए थे कि हमें एक्सेप्ट कर लेना है बस उतर के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस लेवल का ब्रेन वॉशिंग होता है, समझे? तो आप सोचिए कि सामने वाला किस लेवल का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो सेल्फ इमुलेट करने को तैयार है, खत्म करने को तैयार है, अपने आप को अटैक, अपने आप को मार देने को तैयार है। किस लेवल का ब्रेन, मतलब कि ब्रेन वॉशिंग की गई है। सच ब्रेन वॉशिंग हैज बीन डन। तो ब्रेन वॉश तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा और तुम ब्रेन वॉश हो जाओगे, और उसके बाद तुम किसी की भी नहीं सुनोगे। तो यहां पर भी यही है कि औरंगजेब के पास जो है वो बचपन से उसको एकदम बढ़िया से गजवाए हिंदुस्तान, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। अरे भाई, ये देश कभी किसी एक धर्म, एक जाति का रहा ही नहीं है। नहीं समझा बात? यहाँ मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल एथनिसिटी, मल्टीपल। मैं तो अभी कलकत्ता भी होके आया हूँ, बंगाल भी हो, महाराष्ट्र भी गया, पंजाब भी होके आया हूँ। इतना कल्चर का डिफरेंस है कि किसी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो अब यहाँ पर यही चीज है। तो एक बंदा पूरी तरीके से जो है उसे बचपन से बता दिया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह एकदम उल्टा है, दे आर पोल्स अपार्ट। एक एकदम लिबरल मुस्लिम है, जिसे उपनिषद, रामायण, महाभारत उसको ट्रांसलेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर रामायण को ट्रांसलेट कर ले तो लिबरल, ये नहीं है। इन द सेंस ए लिबरल थॉट, एटलीस्ट वो दूसरे के स्क्रिप्चर्स देख रहा है ना, वो एटलीस्ट, समझ हो कि नहीं? वो पढ़ना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी है। अब वहीं पर औरंगजेब जो है बिल्कुल उल्टा है। तो औरंगजेब लेकिन गुड डिप्लोमैट, दारा शिकोह वाज नॉट अ गुड डिप्लोमैट, उस लेवल का नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि दारा शिकोह के पास ऑलरेडी बहुत सपोर्ट था। तो यहां पर क्या किया, दारा शिकोह के साथ जो सपोर्टर थे वो थे ही, औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मिला लिया कि 2 भाई लड़ेंगे, आराम जीतेंगे, और कहा कि तुम जब ये पूरा का पूरा सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाएगा, तुमको ये एरिया दे देंगे। दारा शिकोह के साथ लड़ाई हुई, 1-2 वॉर हुआ, नाम है यहाँ पे मेंशन है, देख लेना एक बार, बैटल ऑफ धर्मत, और ये एक बार पूछा भी गया एग्जाम में। दोनों में लड़ाई हुई और इसमें कौन हारे? दारा शिकोह हार गए और औरंगजेब राजा बन गया। औरंगजेब ने सबसे पहला काम किया, मुराद को मार दिया। क्या किया? ब्रह्म में मिल गया वो बेचारा।
कहा तुमको जो है आधा डायनेस्टी देंगे, दे दिया, आधा जमीन, आधा गज जमीन। हाँ, अब खुद जो नर्क वाला पार्ट खुद अपने ले लिया, जन्नत में पहुंचा दिया उसको बेचारे को। सबसे पहला काम औरंगजेब ने यह किया कि मुराद को साइड से हटाओ। हाँ, तो फिर यहाँ पर औरंगजेब जो है वो राजा बने। औरंगजेब ने दूसरा काम किया, गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया। कहा तुम बेटा बहुत सपोर्ट किए थे ना, अब तुम एग्जीक्यूट हो जाओ, समझे। इसके बाद सिखों की आर्मी और खतरनाक हो गई। फिर गुरु गोविंद सिंह आए, खालसा पंथ शुरू किया उन्होंने। उसके बाद इसकी अलग हो गई यहाँ के बाद से। सर यहाँ से चलती है औरंगजेब की कहानी और पटरा। हाँ, गुरु अर्जन देव जहांगीर और गुरु तेग बहादुर जो थे वो औरंगजेब। अब यहां पर सर औरंगजेब की कहानी बिल्कुल टेढ़ी है। औरंगजेब अनलाइक अदर किंग्स ही वाज नॉट एट ऑल टॉलरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड। समझ में आ रहा है क्यों? अगर वो टॉलरेंट हो जाता तो क्या दिक्कत थी? मान लो औरंगजेब का कैरेक्टर जो तुम्हारे दिमाग में है उसके उल्टा हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम क्या था ना, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। बंदा सामने आ रहा है, और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल कंडीशन। औरंगजेब को काम ऐसे करना था कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी न टूटे, लकड़ी लाठियां जो भी लाठी न टूटे। अब प्रॉब्लम यह था कि औरंगजेब के पास पैसा नहीं था, उसको नोवेल्टी की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था। बिना पैसे का काम नहीं होता, और नोबेल्टी का उसे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसने कहा कि भैया ये जहांगीर, ये अकबर, ये शाहजहां, ये सारे पैसे तो डुबा गए हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है इनके कोर्ट में। तो ये म्यूजिशियंस, ये कोर्ट पोएट्स, सुनिए ना सर, इनको कहा कि भैया इनको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, इनको निकालो। अब अगर सिर्फ निकाल देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भैया ऐसा ये बोल दूं मैं, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई देख मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग अपना अपना काम देख लो, तो हो सकता है कि बगल का अफगान मुझ पर अटैक कर दे, राजपूत मुझ पर अटैक कर दे। आपके अमीर होने से ज्यादा अमीर होना दिखना जरूरी है। नहीं समझा है? इस बात का बिहारी काफी ख्याल रखते हैं। मैंने ये यूपी में नहीं देखा, मैंने ये दिल्ली में नहीं देखा, मैंने रेस्ट ऑफ द इंडिया में नहीं, जो जिस कंडीशन में वैसे दिखते हैं। लेकिन बिहारी कैन डिस्गाइज यू इन एनी टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? वो कभी भी आपको डिस्गाइज कर सकते हैं। कब किसके पास आईफोन आ जाए, अब वो आईफोन निकाल देगा तुम्हारे सामने, और उसकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक रहेगी। कहते भाई आज समोसे का पैसा तू दे दे, भाई मेरे पास 14 रुपए नहीं है। अच्छा सर सुनिएगा, सर सुनिएगा, तो अब ये बोल दिया कि हट जाओ तो रिवोल्ट हो जाएगा, कोई भी तुमको टॉपल डाउन कर देगा। अब ये क्या सोचे? तो ये बोलता है क्या कि भैया इस्लाम इस चीज की परमिशन नहीं देता है कि म्यूजिक हो, डांस हो। समझ रहे बातों की नहीं? इसीलिए मैं कोर्ट पोएट्स एंड कोर्ट डांसर्स, म्यूजिशियंस को हटा रहा हूं। अब इससे दो काम हो गए, इसकी गरीबी छिप गई। ओ कितना बड़ा मुसलमान है भाई। अच्छा, मुस्लिम्स को इस्लाम से ज्यादा मुस्लिम बनने का शौक है। नहीं समझा बात को? ये बहुत सारे मुस्लिम्स मैंने ऑब्जर्व किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हिंदुओं में ये बात नहीं, ये ट्रेट नहीं है ज्यादा कि उसे हिंदू बनने का बड़ा शौक हो। जो पुजारी है पुजारी है, लेकिन कुछ रूलर्स में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया हिस्ट्री में, कि उसे इस्लाम का आई ना पता हो पर उसे मुसलमान जरूर बनना है, वो भी बहुत खतरनाक वाला मुसलमान। राजाओं में तो तुम्हें एक खास करके दिखाई देगा कि ये चीज जरूर है।
none of the Islamic ruler in Mughal dynasty is truly Islamic in nature. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, there are many historians has quoted it. समझ में आ रहा है कि नहीं? None of the Muslim, including औरंगजेब, लेकिन सबको मुसलमान बनने का शौक है, ट्रूली मुसलमान। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनिएगा। अच्छा, कुछ मुस्लिम तो ऐसे हैं कि सर आपको जो है, क्या छोड़ो। अच्छा सुनो, कहां था मैं? हाँ, इसका क्या हुआ? इसका दो काम हो गया इससे। एक तो इसकी गरीबी छिप गई सर, और दूसरा काम क्या होगा, इसकी नोवेल्टी खुश हो गई। अरे वाह बेटा, जिसको मैंने बचपन से पढ़ाया लिखाया आज काम कर रहा है। नहीं समझा? और ये भी बल्ले बल्ले, इसका भी काम हो गया, इसको सैलरी भी बच गया, कोई टेंशन नहीं इसको। इस बात को मैं सब्सटेंशिएट इस फैक्ट से कर सकता हूं कि ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीणा वादक। वीणा, इट हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम। सितार का संबंध है, वीणा का संबंध नहीं है। वीणा बहुत पहले से है, सितार इंडो इस्लामिक कल्चर का पार्ट है। कहते हैं अमीर खुसरो ने शुरू किया था। ही इज अ ग्रेट वीणा वादक। आप किसी भी म्यूजिशियन से पकड़ लीजिए जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, उसको म्यूजिशियन से बहुत प्यार रहता है। आप किसी को, हाँ, समुद्रगुप्त हिमसेल्फ वाज अ वेरी ग्रेट वीणा वादक। उसे कोर्ट में बहुत सारे म्यूजिशियंस थे। हो ही नहीं सकता कि वो म्यूजिशियन को अपने से दूर कर दे। इसकी हालत इतनी खराब है कि ये कह रहा भाई प्रणाम, निकल जाइए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ही वाज नॉट एट ऑल टॉलरेंट टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। इसके बहुत फैक्ट हैं। पहला फैक्ट तो आपको इससे मिल जाएगा कि इसने बोला कि जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं, खास करके दशहरा, दिवाली, इसको नहीं मनाने का है। इसका इन्वायरमेंटल रीजन नहीं दिया गया, इसका दिया गया कि इट इज अन इस्लामिक, एंटी इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, चाहे जो वर्ड इस्तेमाल कर लो वो है, इसीलिए त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। इसने कहा कि आपका जो है जितने भी पुराने टेम्पल्स हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत फेमस टेम्पल्स जैसे सोमनाथ के मंदिर, बंगाल का बाबा विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का जो कृष्ण का मंदिर है, ये तीनों तोड़वाया है इसने। और ये इनमें से दो तो आपके हाईली कंट्रोवर्शियल है। एक तो आपका वो तुड़वा कर उसने मॉस्क स्टैब्लिश करवाया। तो जो ज्ञानवापी मॉस्क आप देखते हो, इट वाज एक्चुअली अ बाबा विश्वनाथ मंदिर, लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मॉस्क। जो एएसआई के सर्वे में आया भी कि बहुत सारे ऐसे हिंदू प्रतिमा वगैरह मिली है उसके अंदर। और जो आपका यहाँ पे शाही मॉस्क का फंड जो है, मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि वाला है, उसके बगल में एक शाही मॉस्क है जो बंद है अभी, वो भी है। वो भी ये तीन आपके मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे। एक तो ये अयोध्या का मंदिर था यूपी में, दूसरा ज्ञानवापी है, थर्ड वन शाही मॉस्क। ये जो दो मंदिर तो इसी के, ये कंट्रोवर्सी तो इसी की देन है कि मंदिर तोड़वाया, उसके जगह पर मस्जिद बनवाए। औरंगजेब का ये चीज है। उसके अलावा औरंगजेब ने सिजदा पैबोस पर स्ट्रिक्ट लगाया कि नहीं, ये नहीं होगा। इसके अलावा इसने कलीमा बंद करवाया, कलीमा ऑन कॉइन्स। पहले क्या होता था ना, कॉइन्स के ऊपर कलीमाज हुआ करते थे, कलमा, कलीमा, जो भी बोल लो, कलमा बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है लिखते हैं कलीमा, तो उस सिक्के के ऊपर ना कुरान के कुछ आयत होते हैं। हाँ, ऐसे कुरान भी नहीं बोलते, उसको कुहरान बोलते हैं। यस, इट इज कुहरान। दिस इज रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ कुरान। हाँ, कुहरान होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जान लेना
और इसने क्या किया, सिक्के जो है, सिक्कों पर जो कुरान के जो जो आयत हुआ करते थे उसको जो है उसको हटा दिया इसने, कहा कि इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने इसलिए हटाया क्योंकि पैर पे लग जाता था, सिक्का गिर गया उस पर पैर लग गया तो कुरान की आयत पे पैर लग गया, तो नहीं होना चाहिए चीज। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन ये है कि जो इन्फिडल्स हैं, इन्फिडल्स उनको कहते हैं जो कि इस्लामिक बिलीफ को नहीं मानते, इसको कई बार काफिर के शब्द से भी बोला जाता है, तो वो जो इन्फिडल्स हैं उनके हाथ में वो चला जाएगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट है। तो कई सारे इतिहासकार अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो है आपका औरंगजेब, औरंगजेब है सर्टेन पॉलिसीज, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा कल। औरंगजेब को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, एंड देन विल एंड द मुगल डायनेस्टी हियर। समझ में आ गया? विल डिस्कस द दक्कन पॉलिसी, विल डिस्कस, हम लोग अभी रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। दो ही चीज पढ़ना होता है, एक होता है रिलीजियस पॉलिसी और दक्कन पॉलिसी। दो चीज पढ़ लोगी इसका तो तुमको समझ में आ जाएगा कि औरंगजेब एक्चुअली में क्या है। ठीक है, औरंगजेब जैसे ही खत्म होगा देन उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद विल डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, उसके बाद मॉडर्निस्टी की शुरुआत हो जाती है, तो हम लोग वहां रोक देंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, फिर हम लोग इधर आ जाएंगे तुमको विजयनगर और एमबीटी के टाइम में, विजयनगर और बहमनी एम्पायर, और उसको डिस्कस कर लेंगे। इट विल टेक 2 to 3 डेज, मतलब ये मान लो कि नेक्स्ट वीक तक हमारा जो है पहले दिन तक खत्म हो जाएगा मेडिवल हिस्ट्री, या नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। देन विल बी स्टार्टिंग आवर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरुआत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? आज ही हो जाता है यार औरंगजेब, लेकिन मैं आज पूछने लग गया, तो कोई बात नहीं। इट वाज फ्रूटफुल और नॉट? वैसे क्वेश्चन मिल नहीं पाते ना, मेरे दिमाग में कुछ हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, तो बहुत दिन बाद हुआ था तो सही था, रिमाइंड हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। शिवम जी, सर वीणा तो सरस्वती जी के लिए है, फिर अच्छा कल बात करेंगे इसके ऊपर।